बिगिनिंग। चलो लेट्स स्टार्ट। सो मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम जो है, मोमेंटम कहते हैं इसके अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो वो बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और जिसका फॉर्मूला है वो उसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर इफ यू आस्क मी कि व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, सो इन माय ओन वर्ड्स मोमेंटम मींस कि यार व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, व्हेन एनी बॉडी इज मूविंग दैट हैज सम मास, that body has a capability to apply, to exert force on something that it hits, that it collides with. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट है और एक ट्रेन है, तो भाई ट्रेन भी जाके एक बंदे को हिट करती है, बुलेट भी जाके एक बंदे को हिट करती है, कौन ज्यादा डेडली हो सकता है, कौन ज्यादा जोर की फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं मोमेंटम, यानी वो कितना ज्यादा डेडली हो सकती है कोई ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रही हो। सो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज्यादा मास हो, लेट्स से एक ट्रेन है और एक बुलेट है, या सही, तो ट्रेन सेम स्पीड से जा रहे हो, ट्रेन इज गोइंग टू बी मोर डेडलियर, या ट्रक है और एक टॉय कार है जो आपकी तरफ ट्रैवल करता आ रहा है सेम स्पीड से, कंसिडर करो एक एक्चुअल ट्रक है और एक टॉय कार है, दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं सेम लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर्स, कौन ज्यादा डेडली होगा? जो आपको टकराएगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, वो है ट्रक, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे उसका, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा था। ठीक है, तो उसको रोकना मुश्किल है। ओके, तो और किस चीज पे डिपेंड करती है? लेट्स से दोनों सेम मास की चीजें हैं, लेट्स से एक एक बुलेट है, दो बुलेट्स हैं, सही, दोनों का सेम मास है, इसको आपने हाथ से फेंका है लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड से, इसको आपने गन से फायर किया है जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड, अब कौन ज्यादा डेडली होगा? So the bullet with the higher speed. So इसका मतलब momentum is something that tells us how deadly something can be, and it depends on two factors. What are those two factors? Those two factors are mass of the object and velocity of the object. Right? ठीक है, अगर हमें एग्जाम में पूछें डिफाइन मोमेंटम, अगर हमें एग्जाम में मोमेंटम डिफाइन करने को आएगा, सो वी आर ओनली गोइंग टू राइट इट्स फॉर्मूला जो एज अ डेफिनेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, मोमेंटम का सिंबल है P, मास का सिंबल है M, और वेलोसिटी का सिंबल है V। So momentum is basically the product of which two things? It's the product of mass and velocity of an object. So when an object is not moving, उसका momentum होगा 0। ठीक? So momentum क्या है definition? It is the product of mass and velocity, and the formula is P equals to mv। अभी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? उसके लिए मैंने थंब रूल बताया। अगर अगर फॉर्मूला में एक चीज स्केलर है और एक चीज वेक्टर है, तो आंसर भी कौन सा बनेगा? वेक्टर। ठीक है, यहाँ लिख लें स्केलर एंड वेक्टर मेक्स वेक्टर, स्केलर एंड स्केलर मेक्स स्केलर। ठीक है, बट वेक्टर एंड वेक्टर मेक्स अ वेक्टर। ठीक है, अगर कोई चीजें दोनों वेक्टर है फॉर्मूला में, तो इट मेक्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर कोई बॉल राइट पे जा रही है, तो उसकी मोमेंटम अगर आप कहते हैं लेट्स से 5, इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर कोई बॉल लेफ्ट पे जा रही है विथ 3 न्यूटन सेकेंड, तो उसका मोमेंटम 3 नहीं होगा बल्कि -3 होगा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें, साइन का पता होना जरूरी है। ठीक है, सो द नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू टेल द ऑपोजिट डायरेक्शन नाउ। अच्छा, तो ये हो गया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। मोमेंटम का सिंबल है P, फॉर्मूला है m × v। अगर इसके ऐसा यूनिट्स बनाए तो मास के ऐसा यूनिट है किलोग्राम, v के ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड। सो इसके दो ऐसा यूनिट्स हो जाएंगे, एक होगा kg/(-1) और एक होगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्यों होगा? एक तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से kg/(-1) में s-1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? या ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा न्यूटन, राइट। एक काम करते हैं, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं kg/(-1) में, ऊपर भी s-3 कर लें, और बल्कि इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, यूनिट्स के थ्रू नहीं बताता, वरना उसके थ्रू भी हो सकता है। वो कैसे? वो यूँ होगा, देखिए, kg/(-1) s-2 अपॉन s-2 probably, so हो जाएगा kg/(-2), दिस इज न्यूटन, एंड इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा,
तो भाई मैं इसका जो प्रॉपर तरीका है उसी से बताता हूँ कि न्यूटन सेकंड कहाँ से आया है। न्यूटन सेकंड आया है बेसिकली मोमेंटम के सेकंड फॉर्मूला से। जो मोमेंटम का सेकंड फॉर्मूला है वो है रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट टाइम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। यहाँ से मोमेंटम के ये वाले यूनिट्स बने न्यूटन से। वो कैसे बने अगर आप नोटिस करो, सेकंड लॉ ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चेंज इन मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला बन जाएगा रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम के यूनिट बन जाएंगे न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये यहाँ से है। ये फॉर्मूला मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, इस पे आएंगे, इसलिए 2 मिनट के लिए न्यूटन सेकंड को हम छोड़ देते हैं। ऑलराइट, ओके, और ये आ गया फॉर्म, ये फॉर्मूला आ भी गया। और वो कौन सा फॉर्मूला हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए हम लोग ओ लेवल्स में न्यूटन सेकंड लॉ, और अभी भी अगर आपने जब डायनेमिक्स पढ़ा था, फोर्सेस का चैप्टर पढ़ा था, सो वी यूज्ड टू यूज दिस अ लॉट। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये मैकेनिक्स का पेपर हो या फिजिक्स का पेपर हो बहुत यूज होता है ना। इसको नॉर्मली ओ लेवल्स में हम बोलते थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां से ही आया था, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। लेकिन इसकी जो एक्चुअल तरीका है लिखने का वो क्या है, वो जरा सुनना। मैं यहाँ इसको ड्राइव कर रहा हूँ, एक नया एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूँ जिसमें मोमेंटम आता होगा। ठीक है, और वो करने से भी पहले मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ये बात बता दूं कि लेट्स सपोज एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है जरा गौर से सुनिए। ठीक है, बिफोर वी डू न्यूटन सेकंड। लेट्स से ये एक वॉल है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस वॉल को हिट कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम, इसकी इनिशियल स्पीड है 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये सिर्फ टकरा के रिटर्न हो रहा है विद स्पीड ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। सो आपसे मैं अगर पूछूं व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, सो यू विल से मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 3 into 4 व्हिच इज 12 न्यूटन सेकेंड या 12 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, if I ask you to find the final momentum of the object, you would say mass into final velocity 3 into. Now, what should be the final velocity? -1. See, not +1, rather -1. Final velocity will be, final momentum will be -3 Newton second. अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अब होगा फाइनल माइनस इनिशियल. Initial was +12. So what do we get? -3 minus 12, that is -15 Newton second. This is the change in momentum. Agree? अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता था चेंज इन मोमेंटम का। वो क्या हो सकता था? आप यहाँ लिखते हैं mv माइनस mu, m कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? v माइनस u. This is also a formula to find change in momentum. If we apply this, it will be 3. Final velocity is -3, so -1. Final velocity is -1. Minus initial velocity is +4. इसे भी नोटिस करो, you will get the same answer. So -1 -4 is -5. This is -15 Newton seconds. ठीक है, तो ये पहले आप इस बात को समझ लो। जब एक ऑब्जेक्ट दीवार से टकरा रहा है और रिटर्न हो रहा है, उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अलग अलग भी निकाला जाके चेंज माइनस किया जा सकता है चेंज के लिए, या फिर डायरेक्टली चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ की बात क्लियर है? सही है, यहाँ की बात क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट, अगली बात ये है कि ऑब्वियसली जब ये ऑब्जेक्ट दीवार से टकराया होगा तो इस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई फोर्स भी एक्सर्ट की होगी दीवार के ऊपर, राइट? अब वो फोर्स कितनी होगी? इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट फोर्स, द फोर्स exerted by the object on the wall. If you want to find that, तो क्या फॉर्मूला है दिस फोर्स का? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। उसके लिए तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ये टाइम कौन सा टाइम। ये टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम during which u converts into v. This is the time during which u converts into v, यानी कि यहाँ पे कौन होगा? ये बेसिकली कोलिजन टाइम।
कोलिजन के दौरान ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना? दिस इज द कोलिजन टाइम. I should also give you the collision time here. So let's say if the contact time is given 2 ms, ms का क्या मतलब होता है 2 milliseconds. अब आप फोर्स निकाल सकते हैं. तो आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम वाज -15, contact time is 2 exponent -3. So what do we get? We get 750 or something Newton. ठीक है, 750, 7500. This is the force exerted by the object on the wall. Is it clear so far? इसका मतलब the force exerted also depends on contact time, not just on the change in momentum. अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बच्चा +15 भी लिखता है तो भी इसका आंसर करेक्ट होता, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसी बच्चे ने राइट साइड को, हम नॉर्मली राइट को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, तो हमारा आंसर -15 में आएगा. बट इफ समबडी कंसिडर राइट टू बी नेगेटिव एंड लेफ्ट टू बी पॉजिटिव, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा. दूसरी बात, इफ द एग्जामिनर ओनली सेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, then writing minus sign will be penalized. So if the question asks us to find magnitude of force, तो बिल्कुल भी नेगेटिव साइन नहीं लिखना. ठीक है, इससे एक बात ये समझ में आई है कि मैं एग्जांपल देता था कि जब भी कोई बच्चा बहुत हाई कैच आ रहा है और हार्ड बॉल से खेलते हैं तो कैच करना बहुत मुश्किल है ना? बहुत, आप हार्ड बॉल से खेल रहे हैं कंसिडर करें और बहुत हाई एंड कैच आ रहा है, तो चांसेस आर आपके हाथ पे बहुत ज्यादा जोर की बॉल लगेगी और दर्द होगा. If you want the ball to exert less force on your hand, अगर आप चाहते हैं कि आप कैच करें लेकिन हाथ में दर्द भी ना हो, कम फोर्स लगे आपके हाथ पे, तो आपको क्या करना है? जरा गौर से सुनिए. तो देखिए, वी नो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट on the body where it hits depends on two things. एक तो है कितना ज्यादा मोमेंटम से बॉल आ रही थी, दूसरा है कितनी जल्दी उसको आपने स्टॉप करवाया बॉल को, यानी उसका कॉन्टैक्ट टाइम कितना है. अगर आप देखें, बॉल का मोमेंटम तो नहीं चेंज कर सकते ना, बॉल हाई वेलोसिटी से आ रही है, उसको तो नहीं कम कर सकते. तो भले वेलोसिटी मोमेंटम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ा सकते हैं. यानी कि यू टेक मोर टाइम फॉर द बॉल टू टू स्लो डाउन. यानी आप बॉल को पकड़ के क्या करें? अपने हाथ को पीछे कैरी करें. अगर आपने नोटिस किया, ऐसा करते हैं क्रिकेटर्स, जब वो कैच करते हैं तो अपने हाथ को स्टिफ नहीं रखते, बल्कि जैसे ही हाथ में उनकी बॉल आती है, वो अपने हाथ को बॉल के साथ अलोंग द बॉल थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, ताकि कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाए. अगर कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल विल बी लेस. क्या ये बात समझ में आ रही? कैन यू रिलेट? सही. सो इफ यू कैच द बॉल, डू नॉट जस्ट कीप योर हैंड स्टिफ, move your hand along with the ball so that you increase the contact time. If you increase the contact time, the force exerted decrease. ठीक होगी बात? तो बॉल का मोमेंटम तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, बॉल का तो बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है अगर वो ऊपर से कैच आ रहेगा. सो आई होप ये पहली बात समझ में आ गई कि मोमेंटम कैसे फाइंड होता है. अभी जो फॉर्मूला है फोर्स का, ये कहाँ से आया? इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ. अब आप बोलेंगे सर सेकंड लॉ तो हमने ये पढ़ा था, एफ नेट इक्वल्स टू एम, हमने तो सेकंड लॉ ये पढ़ा, राइट? अब इससे मैं ड्राइव करके ये लेकर आ पाऊंगा एंड यू विल फाइंड. ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको नहीं करनी, लेकिन इट्स वेरी इजी. चलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, कैन वी राइट दिस फॉर एक्सेलरेशन? यस. एंड देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी माइनस यू होल अपॉन टी. आई कैन राइट दिस ऑल्सो. ठीक है, आई कैन राइट दिस ऑल्सो. सही. नाउ आप इसमें चेक करें कि ये क्या चीज है. व्हाट इज दिस? m इंटू वी माइनस यू. या अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे हमने बनाया हुआ था ऑलरेडी के m इंटू वी माइनस यू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं होता? So I can say it becomes f net equals to change in momentum upon. So this is how Newton's second law can also be expressed like this. But अब से अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ लिखने को आएगा, आप इसी तरह लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए नहीं लिखेंगे. इसलिए आप देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ छोड़ दें 2 मिनट के लिए. सेकंड लॉ, है द रिजल्टेंट फोर्स is equal to the rate of change of momentum. Rate क्यों? Because anything upon time is rate. So resultant force is the rate of change of momentum. And it is directed in the direction of force. ये एक extra बात. ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखाई हुई है कि ये कैसे आया हुआ है.
थर्ड लॉ को भी हम 2 मिनट के लिए छोड़। अब ये क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1500 ग्राम, एक 1500 ग्राम की बॉडी है, वो एक सरफेस को स्ट्राइक करती है विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड और एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न करती है, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करती है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, और बॉल का सरफेस के साथ कांटेक्ट कितनी देर का है, 2 मिली सेकेंड्स का है। So first part में पूछा what is the initial momentum of the ball. So to find initial momentum of the ball, we need mass into initial velocity. ठीक है? So mass कितना है बॉल का 1500 ग्राम, तो इसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, so we'll get 1.5 kilograms. So 1.5 kilograms. And initial velocity is 8, so multiply by 8, we get 12 Newton seconds. ठीक है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? Is my voice clear to everybody or is it lagging? क्या आवाज लैग हो रही है मेरी या क्लियर? मैं थोड़ा लैग कर रहा है। सॉरी सर क्लियर है। क्लियर, ओके ओके ठीक। ठीक है, so this is how we get initial momentum of the ball. और फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल के लिए वी नीड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इसने बोला है रिटर्न करिए 5 की स्पीड से, बट क्योंकि द क्वेश्चन सेज इट इज रिटर्निंग इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को +8 लिया था तो हमें फाइनल वेलोसिटी को माइनस लेना पड़ेगा। इट शुड बी -5, इट शुड बी -5। इन्होंने शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, या लिखा है क्या है, -5, so it becomes -7.5 and then contact time is 2 milliseconds। तो हमें क्या पता करना है, what is the force? force के लिए क्या फॉर्मूला होगा, change in momentum upon time। so change कितने का आया, अब यहाँ पे क्वेश्चन है change कितने का है, 12 और -7.5 में change कितने का होगा, तो ये देखा, तो -7.5 माइनस, ठीक है, -7.5 माइनस 12, so ये हो जाएगा -19.5 का चेंज। अंडरस्टूड? 19.5 का चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय टाइम कर दें, which is 2 milliseconds, and you will get the force. All right? Contact time 2 milliseconds है, so इसको multiply, इसको divide by 2 कर देंगे, we will get the answer. All right? चलो, ये कोई और क्वेश्चन है, प्रॉब्ली ये वाला कोई और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। ये बॉल है 600 ग्राम्स की, इनिशियल स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड है, रिटर्न किए 2 मीटर्स पर सेकेंड से। चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइनल अलग निकालें, इनिशियल अलग निकालें। दिस इज मास, और लेकिन ये मास जो है ये ग्राम्स में था, इसको 0.6 क्यों कर दिया मैंने, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी को रिमेंबर -2 लेना है, इनिशियल वेलोसिटी +5 लेनी है, और ये माइनस फॉर्मूले का है, so it become -7। ठीक है, कि कोलिजन टाइम दिया हुआ 2.1 ms, 2.1 से डिवाइड कर देना, we'll get the force। आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई है। अब हम चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, मूविंग ऑन। ओके, देन वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड व्हाट इज दैट? वो ये कहता है कि देखो टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। क्या मतलब होता है, प्लीज गौर से देखो, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। यहाँ पे ये दो बॉल्स आपस में कोलाइड हो रही हैं, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें ये दो बॉल्स आपस में कोलाइड हो रही हैं। समझो दुनिया में बस अब ये दो ही रह गए और कुछ भी नहीं। Okay. This ball has a mass of 4 kilograms and it is moving to the right with a speed of 6 meters per second before collision. This is all before collision. And this ball has a mass of 2 kilograms. It is moving with a speed of 3 in the opposite direction. And they collide. अच्छा, अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा। इस बॉल का, अगर इस बॉल का इनिशियल मोमेंटम मैं आपसे पूछूं तो बॉल 1 का आप बोलेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट डू वी गेट? 24 न्यूटन सेकेंड। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज बॉल राइट पे जा रही है। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 होगा नेगेटिव, क्योंकि बॉल लेफ्ट पे जा रही है। 2 3 6। बात क्लियर है? टोटल मोमेंटम अगर मैं कहूँ इन दोनों को ऐड कर लो, व्हाट इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम? सो व्हेन यू ऐड दीस टू, 24 प्लस -6, व्हाट डू यू गेट? You get plus 18 Newton second. This is the total initial momentum of the system.
यहाँ तक बात सही कह रहा हूँ? द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 18. ऑलराइट, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 18. अच्छा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, आई विल बी बैक. एक सेकेंड. ओके सर. सो मूविंग ऑन. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ भाई? टोटल इनिशियल मोमेंटम हुआ 18 न्यूटन सेकेंड. ठीक है. अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन की अगर बात करें, आफ्टर कोलिजन में आप जरा देखते हैं कि क्या मोमेंटम चला. तो देखो, आवाज आ रही है ना भाई? यू गाइस कैन हियर मी राइट? यस सर. ओके. सो मैंने दोनों बॉल्स की इनिशियल मोमेंटम बता दी है. बॉल 1 की इनिशियल मोमेंटम थी +24, बॉल 2 की इनिशियल मोमेंटम है -6. ऐड किया तो टोटल सिस्टम के मोमेंटम है 18 टकराने से पहले. तो टकराने के बाद भी टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना होना चाहिए? सिस्टम का टोटल मोमेंटम फाइनल 18 ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज. ठीक है. अब जरा नोटिस करो, बॉल 1 के मोमेंटम में कितने का लॉस आया, ये हम चेक करते हैं. मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1. वो कितना होगा? वो होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5. व्हाट डू वी गेट? 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 2.5 होता है 10, पॉजिटिव 10 न्यूटन सेकेंड. तो कितने का लॉस आया भाई? बॉल 1 के मोमेंटम में कितने का लॉस आया? फिर चेक. इसमें लॉस जो आया बॉल 1 के मोमेंटम में, जो लॉस आया है वो आया है 24 से 10 का मतलब है 14 न्यूटन सेकेंड का लॉस आया. बॉल 1 के मोमेंटम में 14 का लॉस आया. तो आपको पता है इसका मतलब ये हुआ कि बॉल 2 के मोमेंटम में कितने का गेन आना चाहिए? 14 का ही गेन आना चाहिए. तो मैं फिलहाल आपको यहाँ इसकी वेलोसिटी बता देता हूँ, ये है 4 मीटर्स पर सेकेंड. अब जरा इसका मोमेंटम निकाल के देखो क्या है. तो इसका फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8. ये बॉल भी राइट पे जा रही है. ठीक है. टकराने के बाद बॉल 2 भी राइट पे जा रही है. टकराने से पहले लेफ्ट पे थी इसलिए -6 था. टकराने के बाद राइट पे जा रही है, +8 न्यूटन सेकेंड. तो जरा चेक करो कितने का, इसमें कितने का गेन आया? बॉल 2 के मोमेंटम में कितने का गेन आया, ये चेक करें हम. -6 से 8 होने का मतलब क्या होता है? कितने का गेन होता है जी? फ्रॉम फ्रॉम -6 टू +8, व्हाट इज दिस गेन? कौन बता सकते हैं? जी भाई, 14. 14. क्योंकि पहले -6 से 0 गया होगा तो 6 का गेन, और फिर 0 से 8 पे गया होगा तो फर्दर 8 का गेन. तो 8 + 6 14 न्यूटन सेकेंड. तो ये बात समझ में आ रही है कि बॉल 1 के मोमेंटम में जितना लॉस, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता था. इफ यू रिमेम्बर, एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है, पेंडुलम स्विंग हो रहा है या झूला है कोई यूं जा रहा है. तो जितना, अब नोटिस करो, फ्रॉम दिस हाईएस्ट पॉइंट दिस लोवेस्ट पॉइंट, जितना जीपीई में लॉस आता है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? केई के गेन में कन्वर्ट हो जाता है. रिमेम्बर, है ना? जितना जीपी का लॉस सारा का सारा केई में कन्वर्ट. हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी का टोटल टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती थी. इसी तरह यहाँ पे भी जितना एक के मोमेंटम में लॉस उतना दूसरे के मोमेंटम में गेन, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा. यहाँ पे भी जरा टोटल मोमेंटम निकाल के देख लो. तो टोटल फाइनल मोमेंटम विल बी +10 +8, and what do we get? Still +18 Newton second. So this is what the law of conservation says. Now अब मैंने आपको ये स्पीड खुद से दे दी थी, आपको एक्चुअल में ये निकालनी थी. तो अब ये देखा हमने यहाँ निकाली भी है. कैसे निकाली? हमने फॉर्मूला यूज किया, और वो क्या है कि अगर टोटल इनिशियल मोमेंटम किसको बोलेंगे, ये देखो ये क्या चीज है, m1u1 plus m2u2. This is total initial momentum should be equal to final, which is m1 v1. V मतलब final velocity of ball 1 and v2 मतलब final velocity of ball 2. What is the formula for law of conservation of momentum? It is m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. What is this? This is the initial momentum of ball 1, initial momentum of ball 2. इसमें u use हो रहा है. This is final momentum of ball 1 and final momentum of ball 2. So देखें ये यूज किया m1u1 plus m2u2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन थी नेगेटिव, प्लस m1v1 plus m2v2. v अननोन है तो v को रहने दिया, यहाँ से v आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड.
ये वहां जाके माइनस कर दिया एंड देन डिवाइड बाय 2। समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अभी तक ये क्वेश्चन था वन डायमेंशन का, यानी कि ये वन डायमेंशन में ये बॉल जा रही है, ये भी इसी डायमेंशन में, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ठीक है, मूविंग ऑन। मेथड 2 प्रूव कैसे किया। हम मेथड 2 क्या है, एक तो मेथड था सिंपली ये फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा मेथड क्या है, नोटिस करो। दूसरा मेथड है कि हमने पहले बॉल 1 के मोमेंटम का लॉस निकाला और दूसरे का गेन निकाला और उस तरह कर लिया। ठीक है, यानी कि या गेन ही निकाला, हमने बोला यार इसका दूसरा मेथड ये था, हमने बोला यार इसके 14 न्यूटन सेकंड का लॉस आया, तो इस मतलब इसमें कितने का गेन आएगा, 14 का आएगा। इसका मोमेंटम मतलब कितना हो जाएगा, -6 से 14 का गेन करो तो कितना हो जाएगा, 8। अब अगर इसका मोमेंटम +8 है तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बने, 4। ये मेथड 2 है, कॉन्सेप्चुअल मेथड। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर, ग्राफ्स ऑफ मोमेंट। सो यार ये ग्राफ है मोमेंटम वर्सेस टाइम। और अगर आप नोटिस करो बॉल 1 इनिशियली कितने मोमेंटम से ट्रैवल कर रही थी, 24 से। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, आई विल बी बैक में आप। ओके जी, तो हम जो ग्राफ डिस्कस कर रहे थे किसका, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। और वो क्या है जरा देखें। देखिए वाई एक्सिस पे मोमेंटम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो इनिशियल जो बॉल 1 है उसका मोमेंटम था 24 न्यूटन सेकेंड, सही। तो वो 24 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही थी बॉल। ये देखें, ये वाली बॉल की बात हो रही है, 24 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम से ट्रैवल कर रही थी जब तक वो हिट ना कर जाए। उसका मोमेंटम में कमी कब आएगी, जब उसकी स्पीड में डिक्रीज, कमी आएगी। उसकी स्पीड में डिक्रीज कब होगा, जब वो हिट करेगी बॉल 2 से। तो ये देखें, सो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे इन दोनों ने कोलाइड किया, व्हेन द बॉल्स हैव कोलाइडेड। बिकॉज उससे पहले मोमेंटम कंटिन्यूसली सेम था, अब अचानक मोमेंटम में कमी आ गई और मोमेंटम 24 से ड्रॉप होके कितना हो गया, 10 हो गया। 24 से ड्रॉप होके कितना हो गया, 10, और फिर अब वो 10 पे कंटिन्यूसली चल रही। तो ये देखो बॉल 1 जो है पहले वो 24 न्यूटन सेकंड पे था और फाइनल मोमेंटम उसका 10 था। तो ये है
जहाँ पे बॉल ने कोलाइड किया है, और ये है जहाँ पे बॉल्स ने एक दूसरे को छोड़ दिया। ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जब वो दोनों बॉल्स कांटेक्ट में थी। ये है कांटेक्ट टाइम फ्रॉम हिट वेयर, दिस इज द कांटेक्ट टाइम। ठीक है, तो दिस इज T1 is basically the time when the ball hit each other. From T1 to T2 they are in contact, and T2 the balls have been released. ठीक है। अच्छा, इसी तरह बॉल 2 का ग्राफ देखें। बॉल 2 इनिशियली -6 से ट्रैवल कर रहा था, और वो इसी टाइम पे हिट किया होगा जिस टाइम पे बॉल 1 ने हिट किया होगा, बिकॉज द कोलिजन टाइम इज सेम फॉर बोथ। और उसका मोमेंटम -6 से बढ़ के कितना हो गया, 8। कैसे पता चला? इसमें अगर ड्रॉप आया 14 का, तो इसमें कितने का गेन आएगा, 14 का। तो ये देखें, ये 14 का गेन करके ये भी ऐसे जा। इसका मतलब क्या? अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं तो आप बना पाएंगे? लेट्स चेक। मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ दे रहा हूँ, लेट्स सी क्या हम वो ड्रॉ कर पाएंगे कि बगैर कोई क्वेश्चन दिए। आई एम डायरेक्टली गिविंग यू अ ग्राफ। तो मैं कह रहा हूँ ये है मोमेंटम इन न्यूटन सेकेंड, दिस इज टाइम इन सेकेंड, और वो ग्राफ है, इसमें एक बॉल 1 है और वो यूं जा रही है, सही, और यूं जाके ऐसे हुई और फिर ऐसे। ठीक है, ये बॉल है और ये कितने इसका मोमेंटम है, लेट्स से ये 5, ये 10, 15, -5, और ये 20। और जो बॉल 2 है उसका ग्राफ ये है। आपको मैंने बोला है बॉल 2 का ग्राफ को कंप्लीट करो। ये बॉल 2 का ग्राफ है, ये बॉल 1 का ग्राफ। जी भाई, कैसे करें? नथिंग एल्स इज गिवन, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू टू कंप्लीट द स्केच। तो आप क्या करेंगे, आप नोटिस करें, आप यहाँ बनाएंगे कि यार बॉल 1 की जो इनिशियल मोमेंटम है वो है 10, और फाइनल मोमेंटम है -10। कितने का चेंज इन मोमेंटम आया फॉर बॉल 1? 10 से -10 जाने में कितने का चेंज आया, बताएं? बॉल 1 के 20। मोमेंट 15। नो 20। बॉल 1 के मोमेंटम में कितने का ड्रॉप आया फ्रॉम 10? बॉल 1 जा रही थी 10 से, टकराने के बाद जा रही है -10 से। तो 10 और -10 में कितने डिजिट्स होते हैं इनके दरमियान? 20 होते हैं कि नहीं? तो पहले क्या होगा, वो 10 से 0, फिर 0 से -10, है ना? तो 20 यूनिट्स का ड्रॉप आया, 20 न्यूटन सेकेंड का लॉस आया। डू यू गाइस अग्री? मरियम, आप जो है ना वो इसको कंफ्यूज करें, 10 और ये बॉल 1 नहीं है, बॉल 2 है। आई एम आस्किंग अबाउट बॉल 1 ओनली, दिस इज ऑल्सो बॉल 1। ठीक है, तो बॉल 1 was initially at a momentum of +10 and later at a momentum of -10, so the drop is 20. Is it clear to everybody? बॉल 1 के मोमेंटम में 20 न्यूटन सेकेंड का लॉस है। Yes, sir. इसका मतलब बॉल 2 के मोमेंटम में भी कितने का गेन आना चाहिए, 20 न्यूटन सेकेंड्स का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अग्रीड? तो वो बताओ, बॉल 2 Yes, sir. -5 से कहाँ पहुंच जानी चाहिए? अगर उसमें भी 20 का गेन आएगा तो -5 से कहाँ पहुंच जानी चाहिए बॉल? जी भाई, 15 तक। 15 तक पहुंचनी चाहिए। -5 में जरा गेन करें, -5 + 20, व्हाट डू वी गेट, +15। इसका मतलब जो बॉल 2 है ये अब आ जानी चाहिए +15 का। लेकिन कब आएगी? क्या ये यहीं से आ जाएगी? ऐसे कर लूं, सही है? इज इट ओके? नो। व्हाई इज इट नॉट ओके? बिकॉज जिस वक्त बॉल 1 ने हिट किया है बॉल 2 को, उसी वक्त बॉल 2 भी तो बॉल 1 को हिट करेगी। इसका मतलब आई नीड टू कंटिन्यू दिस लाइन अंटिल दिस पॉइंट फर्स्ट, सही है? बिकॉज दिस पॉइंट इज द टाइम व्हेन द टू बॉल्स हैव कोलाइडेड। जिस दौरान इसका मोमेंटम में लॉस आ रहा था, उसी दौरान इसमें गेन आएगा। कहाँ तक चेंज आ रहा है, मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ बना देता हूँ। तो लेट्स से ये वो डॉटेड लाइन है जिनके दौरान मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो ये हो जाएगा कुछ ये, दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉइंट। ये समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बता। तो देखिए, 10 से -10 गई थी बॉल 1, तो उसमें लॉस था 20 का, मतलब बॉल 2 में गेन आएगा 20 का। बॉल 2 इनिशियली -5 पे थी, 20 का गेन करके पहुंचेगी +15 पे। लेकिन चेंज कब आएगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
जिस पॉइंट पे इसमें चेंज आ रहा था उसी पॉइंट में इसमें चेंज आएगा, उसमें लॉस आ रहा था इसमें गेन आएगा। गॉट दिस? ये ग्राफ समझ में आया सबको? Yes. जी सर। ओके चलो मूविंग ऑन। तो यार ये ग्राफ देखो, यहाँ पे ये इस तरह का था, वो 24 से जा रहा था 10 पे, तो 14 का लॉस, इसमें 14 का गेन। अच्छा जी मूविंग ऑन। फिर देखो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि एक बॉल 1 है, 15 से वो कहाँ चली गई -7 पे, कितने का ड्रॉप आया, 22 का ड्रॉप आया, तो उसमें भी 22 का गेन आएगा, -12 से 22 का गेन आएगा तो वो 10 पे पहुंच जाएगी। बॉल 2 को यहाँ तक कंटिन्यू कराया, यहाँ तक, और फिर 10। ठीक है, एंड सो ऑन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके। सही। अच्छा सो आई एम कमिंग बैक। ठीक है, आप जब तक क्या करो, ये एग्जांपल पढ़ो एंड आई विल बी बैक। ये एग्जांपल पढ़ो। चलो ओके, सो मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप जरा गो थ्रू कर लो। इसमें क्या है, अगर आप इसको देखो तो यार इसमें अगेन इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कह रहे कंप्लीट द ग्राफ। हम लोगों ने सीख लिया है, एक बॉल 25 से जा रही है 18 पे, तो कितने का ड्रॉप आया 7 का, तो -5 से 7 का गेन आएगा तो 2 पे पहुंच जाएंगे। बाकी कोलिजन टाइम सेम रखना है, ठीक है। बट नेक्स्ट पार्ट में एक एक्स्ट्रा बात पूछे, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स के लिए अगर आप नोटिस करो तो वी नीड चेंज इन मोमेंटम पर डिवाइड बाय द कांटेक्ट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का आ रहा है, दोनों बॉल्स का 7 का आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम इज 7। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांटेक्ट टाइम कहाँ से देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस पे जो टाइम है दैट्स अ कांटेक्ट टाइम। सो फ्रॉम 5 to 5.3, और ये मिली सेकेंड्स है, तो इसका मतलब 0.3 मिली सेकेंड्स इज द कांटेक्ट टाइम। समझ में आ गई बात? दिस इज हाउ वील गेट द फोर्स। इसका जो भी आंसर होता है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात नोटिस करो कि हमने कहा था कि एएस में कोई भी ग्राफ आए, हमारी कोशिश होगी कि हम उसका स्लोप निकाल के देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करता होगा। तो अगर आप नोटिस करो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता होगा, इस ग्राफ का स्लोप y axis change in y upon change in x. What is the quantity on the y axis? Momentum. What is the quantity on the x axis? Time. ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम? किसका फॉर्मूला है? अभी किया है हम लोगों ने। किसका फॉर्मूला है? रिजल्टेंट फोर्स का है कि नहीं? इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें, एफ नेट। यू गाइस गेट इट? इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स बताएगा। ठीक है, और वो कैसे बताएगा जरा ये नोटिस करो। अगर मैं कहता हूँ यार ये मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है, लेट्स से, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का है, क्या आप मुझे बता सकते हो रिजल्टेंट फोर्स कैसे वेरी कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स कैसी है? तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इस ग्राफ का स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि स्लोप जो है वो 0 है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगी। यही बात समझ में आ रही? और इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, रिजल्टेंट फोर्स 0 का क्यों है, क्योंकि अगर आप मुझे एक बात बताओ, चेंज इन मोमेंटम क्या है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। देखो रिजल्टेंट फोर्स 0 का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी में फर्दर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स। इफ द स्लोप इज 0 दैट मींस द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। इफ द स्लोप इज लाइक दिस, इससे क्या बात समझ में आ रही है, क्या आप लोग बता सकते हो, हाउ इज रिजल्टेंट फोर्स वेरी? जी भाई, अब जरा बताएं रिजल्टेंट फोर्स कैसे वेरी कर रही है? Sir, uniform. Constant. So I will say resultant force is constant. Why? Because the slope is constant. ठीक है, इसी तरह ये कैसी फोर्स है, ये कैसी रिजल्टेंट फोर्स है, तो आप बोलेंगे डिक्रीजिंग रिजल्टेंट फोर्स बिकॉज डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, सो यू कैन आंसर दैट आल्सो। तो ये बात एक्स्ट्रा थी जो मैंने कहा बता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं ऑन थर्सडे। ला ला Allah. ला